जी हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा और व्यूअर्स मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल बीके शर्मा साहब। आपको पता है, सब सर को जानते हैं और अभी सर जो हैं वो डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के। ये सबसे ओल्डेस्ट थिंक टैंक है। और सर ने किताबें भी ऑथर की हुई हैं, लिखा भी हुआ है, एडिटेड की हुई हैं, पेपर्स लिखे हुए हैं, बोलते रहते हैं, हम सर को सुनते रहते हैं। और आज मैंने जनरल शर्मा साहब से रिक्वेस्ट की कि नॉर्मली हम पाकिस्तान भारत की डिस्कशन कश्मीर और ये चलता रहता है, तो क्यों ना आज जरा एक अफगानिस्तान के बारे में पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश की जाए और समझा जाए कि ये जो पोस्ट यूएस विड्रॉल है अफगानिस्तान में, ये एक लाइकली सिनेरियो क्या डेवलप हो रहा है, या फिर तालिबान की और अफगान जो आर्मी है इनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, और बड़े जो प्लेयर्स हैं इस खिते में वो किस तरह इम्पैक्ट करेंगे, और ये जो लाइकली सिनेरियो डेवलप हो रहा है ये पाकिस्तान को कैसे इम्पैक्ट करेगा, और इस सारी सिचुएशन का इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स इस पे कैसे हो सकता है, और जो एक इंट्रो अफगान डायलॉग है उसका क्या वे फॉरवर्ड है। तो ये सारी डिस्कशन आज जनरल साहब से करने की कोशिश करेंगे। जनरल साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं दोबारा आपके मीडियम के थ्रू आपके व्यूअर्स के साथ जुड़ा हूं और मुझे एक मौका मिला कि मैं अफगानिस्तान के ऊपर जो है अपना नजरिया पेश करूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं बात का आगाज यहाँ से शुरू करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो यूएस की विड्रॉल हो रही है अफगानिस्तान से, इसका एक अगर आप लाइकली सिनेरियो डेवलप करने की कोशिश करें तो हाउ वुड यू बिल्ड अ सिचुएशन, या किस तरह की शक्ल अफगानिस्तान की बन रही है, जो कि अफगानिस्तान के लिए या इंडिया पाकिस्तान या इस रीजन के लिए क्या, हाउ हाउ डू यू सी दिस पोस्ट यूएस विड्रॉल ऑफ अफगानिस्तान? शुक्रिया चीमा साहब, ये सबसे जरूरी सवाल है और मैं इसका जवाब जो है वो अपनी जो मेरी कंजेक्चर्स हैं उसके बेसिस पे नहीं दूंगा, लेकिन जो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैं एक नजरिया पेश करूंगा। अब आप देखें कि जो अमेरिकन हैं उन्होंने अपनी डेट ऑफ विथड्रॉल जो है उसको एडवांस कर दिया। पहले वो सितंबर 11 की बात कर रहे हैं और अब जब हम पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में मिड जुलाई तक वो ये जो 12 बेसिस हैं उनसे वो विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, उनके तकरीबन 30,000 लोग जो हैं वहां पे हैं, जिसमें अमेरिकन 3,500 हैं, जो नाटो के दूसरे कंट्रीज हैं खासकर जर्मनी, इटली, यूके और टर्की, उनके तकरीबन 7,000 लोग हैं। और फिर सबसे जो ज्यादा लोग हैं जो मिल गए थे अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, वो हैं 18,000 कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसमें 6,000 अमेरिकन हैं, 6,000 दूसरी कंट्रीज के, और तकरीबन 6,000 जो हैं वो खुद अफगान। उसके अलावा क्या इन्होंने किया है, क्योंकि इन्होंने ये डेट ऑफ विड्रॉल जो है 1 मई के आगे जो है इसको एक्सटेंड किया था, तो तालिबान ने बोला जी आपने जो हमारे साथ आपका मुआहिदा था उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो एक रिस्क था कि शायद वो इन्हीं फोर्सेस को कहीं अटैक करना ना शुरू कर दें। तो उसकी एंटीसिपेशन में इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रेंजर यूनिट, जो स्पेशल फोर्सेस की यूनिट है, उसको अफगानिस्तान में डिप्लॉय किया। 6 B-52 बॉम्बर्स जो हैं उन्होंने वो आगे ले आए हैं और एक उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है गल्फ के अंदर आइजनआर, उसके ऊपर डिप्लॉय किए हैं। और अब वो एक स्ट्रेटजी जिसको ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है उस की बात कर रहे हैं। और वो स्ट्रेटजी क्या है कि वो कुवैत और कतार के अंदर एक मदर बेसिस बनाएंगे, फिर वो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर भी आगे मूव कर सकते हैं जिनके ऊपर कुछ उनके जो लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट वो रखेंगे। और अब वो तलाश में है कि उनको कहीं एयर बेसिस मिल जाए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर, खासकर मेरे ख्याल में तुर्मेज की बात हो रही है उज़्बेक्स के साथ, पाकिस्तान ने तो मना कर दिया, और काकस के अंदर जैसे अजरबैजान वगैरह है उसकी बात चल रही है। इसके अलावा हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि अफगान
जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए वो जॉर्डन का शायद इस्तेमाल करें। अब कोशिश ये भी जारी है कि CIA जो है डिफरेंट मिलिशियाज के साथ इंटेलिजेंस टाई अप करने की कोशिश कर रही। वो पहले भी उनका था, 2001 से पहले भी था और 2001 के बाद भी उन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया। और इसमें जो सबसे उभर के नाम आ रहा है वो है अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के लड़के हैं, उनके साथ इनकी कुछ बातचीत चल रही है। अब इन्होंने ये भी फैसला किया कि अगर हम विड्रॉ भी कर दें अफगानिस्तान से, लेकिन हमने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किसी तरीके से जो है वो बिल्कुल बरकरार रखनी है, उसमें जो भी एयर ट्रैफिक है। और उसमें सुना है कि वो टर्की वगैरह की जो है हेल्प रहे हैं, ताकि जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन हुए हैं उनमें एक पैनिक ना आ जाए। खासकर आप देखें कि ऑस्ट्रेलियंस ने डिसाइड किया अपनी एम्बेसी को बंद करने का, तो वो उनको ये सम काइंड ऑफ एन एश्योरेंस जो वो देना चाहते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि हम आपको जितनी भी जो पैसे की मदद है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को देते रहेंगे। और उसमें एक नया सिस्टम वो टर्की के साथ कि नए कॉन्ट्रैक्टर्स आए वहां पे, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस को उनका जो इक्विपमेंट है, खासकर एयरफोर्स का इक्विपमेंट, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस में मदद करें। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये यहाँ से चले जाते हैं और इनको कोई बेसिस रीजन में नहीं मिलते, तो इनकी जो इंटेलिजेंस और सर्विलेंस रिकॉनेसेंस और जो टारगेटिंग की सपोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा खामी आ जाएगी। और उससे जो है एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा वहां की जो सिक्योरिटी आर्मी वगैरह के ऑपरेशन, क्योंकि डिस्टेंसेस गल्फ से बहुत ज्यादा है, कम से कम 6 घंटे की फ्लाइट है और वो इतने आसानी से वहां से मूव नहीं कर सकते। अब इनकी जो अंदर की जो असेसमेंट्स हैं, जैसे नेशनल इंटेलिजेंस असेसमेंट जो थी और इसको सपोर्ट करते हैं सेंट्रल कमांड के जो सबसे बड़े कमांडर है जनरल मैकेंजी, वो बोल रहे हैं 3-4 महीनों के अंदर जो है तालिबान भारी पड़ जाएंगे। लेकिन उनकी जो दूसरी जो हायर कमांड है, जैसे उनके चीफ जनरल स्टाफ है माइक मिलन, वो बोलते हैं कि, और ये इसको अशरफ भी अपने इंटरव्यू में सपोर्ट करें कि नहीं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस काबिल हैं कि वो तालिबान स्प्रिंग ऑफेंसिव को जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जहां तक तालिबान का सवाल है, उन्होंने तो आपको पता है कि इस्तांबुल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि वहां 2 चीजें डिस्कस होनी थी। एक तो सीज फायर की बात होनी थी और सेकंड थी जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और अब तालिबान के अंदर ये बिलीफ है कि हम तो विनिंग साइड पे, तो इस वक्त हम क्यों कोई नेगोशिएशन तो वीक साइड करती है। इसके बाद ही आप देखें कुछ हफ्ते पहले उनके जो स्पोक्स पर्सन है जो है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अभी जो है हमारे जो 7,000 और प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए और साथ में हमको जो है यूएन टेररिज्म से निकाला जाए। तो इसका मतलब उनकी जो डिमांड्स हैं वो अभी बढ़ती जा रही हैं। स्प्रिंग ऑफेंसिव जो है उन्होंने लॉन्च किया। इस वक्त 32 जो प्रोविंसेस हैं उनमें से 28 प्रोविंसेस में लड़ाई चल रही है। और अब साथ में ISF का नाम, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस का नाम ले या तालिबान उसमें खुद मुलव्वस हैं, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा हो गई हैं। आप देखें कि वो स्कूल में 85 गर्ल्स जो हैं वो शहीद हो गई ऐसी जिहादी हमले के अंदर। अब इस वक्त जो जमीन की हालत यह है कि अगर आप काबुल के साउथ से देखें तो जो लाइन बनती है कंधार से लेके साउथ से काबुल के हेरात तक, उसमें तकरीबन उनकी डोमिनेशन आ गई है। वो तकरीबन 80 किलोमीटर इस वक्त काबुल के नजदीक हैं। और जो अफगान गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो काबुल और उसकी जो सेंट्रल रीजन है वो अफगानिस्तान का उसके ऊपर है। और बाकी एरियाज हैं नॉर्थ और वेस्ट में, उनके अंदर जो है इनकी लड़ाई जो है काफी तरीके से चल रही है। तो आज आके पूरी बात आ रही है कि कौन कंट्रोल करता है काबुल को। जो बाकी कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, जैसे जो प्रोविंशियल सेंटर्स हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है। और आप देखें अभी नीचे लोगार में और नीचे वर्दक के प्रोविंसेस में भी लड़ाई चल रही है और तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट जो है तालिबान ने उन पे कब्जा कर लिया है। तो ये सब मुद्दा ये है इस वक्त कि ये
ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को कैप्चर करके एक बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में आ सकते हैं, ताकि वो एक डोमिनेंट फोर्स उभर के आए नेगोशिएशन टेबल के ऊपर। अब ये सब जो लड़ाई चल रही है ये ठीक है, लेकिन अंदर से अगर अब अंदरूनी हालात अफगानिस्तान के देखें तो उनसे ये जो वरी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। उसका रीजन ये है कि आप देखें टोटल जो इनका बजट है अफगानिस्तान का वो है 11.5 बिलियन डॉलर इनको खर्चा चाहिए अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए। उसमें इनका जो अपना रेवेन्यू जो है इस ऑफेंसिव से पहले सिर्फ 2.5 बिलियन डॉलर के आसपास था। ठीक है, इनको तकरीबन 7 बिलियन डॉलर इंटरनेशनल एड की जरूरत है, विच इज अबाउट 75% जो इनकी जो टोटल इकोनॉमी उसकी जरूरत है। ऊपर से इनकी आप यूथ प्रोफाइल देखें तो 60% लोग जो हैं वो 25 साल से कम उम्र के हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है 50% है। तो ये लोग कहां जाएंगे? ये किसी न किसी तरीके से जो है इस वायलेंस के अंदर मुलवस हो जाएंगे। ऊपर से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूरी जो पॉलिटिकल कल्चर वहां का या क्लाइमेट है वो एथनो रीजनल पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर पोलराइज हो गया है, जिसमें गवर्नमेंट के अंदर अपने डिफरेंसेस हैं, पश्तून्स के अंदर अपने डिफरेंस हैं, करजाई वर्सेस अदर्स और अशरफ गानी, पश्तून और नॉन पश्तून के अंदर अपने अपने डिफरेंसेस हैं, और एक अर्ली कंटूर जो उभर के आ रहे हैं कि एक नया नॉर्दर्न अलायंस शायद, जिसमें जो है सूद के जो लड़के हैं वो जो सैंडहर्स्ट में पड़े वो, और वो दूसरे कमांडर्स के साथ बातचीत करें, और एक पंजशीर वैली खासकर हैरात बालाक एरिया में यहाँ पे जो है इस किस्म की जो कोशिशें की जा रही हैं। ये भी बात सुनने में आ रही है कि वो एक नेशनल काउंसिल बनाना चाहते हैं जिसमें सारे एलीट और अक्रॉस द पार्टी लाइन एंड एथिक के आए, ताकि किसी न किसी तरीके से जो ये तालिबान की जो टाइट है उसको कंट्रोल करे। तो मेरे नजरिए से 3 तकरीबन सिनारियो जो हैं उभर के आते हैं। एक जो है अभी जो मुझे लग रहा था अगले कम से कम 1-2 साल में जो ये वायलेंस है ये और ज्यादा उभरेगा। कोई मुझे लगता नहीं कि कोई नेगोशिएशंस होंगे, क्योंकि तालिबान एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके काम करेंगे, और उसके बाद ये किस तरीके से ये यूनाइटेड फ्रंट बनता है स्टेट काउंसिल के अंदर, वो क्या करते हैं, ये एक सिनारियो हमें देखना है। दूसरी चीज है कि हो सकता है अगर वो दोनों साइड एक डेडलॉक में आ जाए, एक स्टेट मेल में आ जाए, तो फिर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की शायद वो बात करेंगे। ठीक है, जिसमें जैसे अशरफ गानी साहब ने पहले भी बोला कि एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आए जिसमें नए इलेक्शंस हो, इसकी भी बात चल रही, वो सेकंड सिनारियो हो सकता है। और थर्ड सिनारियो अगर ये बिल्कुल फेल हो जाता है और तालिबान पार्शियल टेक ओवर कर लेते हैं, खासकर सदर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस के, और काबुल के ऊपर लड़ाई लगती है, तो हो सकते हैं अगर जो स्टेट काउंसिल है उनमें इत्तेफाक नहीं होता तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन भी बन सकती है। लेकिन जिस भी नजरिए से देखें, जिस भी सिनारियो से देखें, पूरे सिनारियो जो है ये रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, और इसका सबसे ज्यादा असर मेरे जो मौकफ है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। ये मेरे इनिशियल कमेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक है। जाहिर बात है कि आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव सा हमें व्यू दिया है। अच्छा जनरल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने और आईएसएफ ने अफगान पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट और आर्मी को काफी मजबूत करने की कोशिश की, और तकरीबन 3.5 लाख के करीब ये जो है आर्मी और पुलिस और ये सारे हुआ। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त की जो पोजीशन है कि और आपने ये भी बता दिया कि तालिबान कहाँ पे है और अफगान गवर्नमेंट का कहाँ कंट्रोल है, तो अगर कैपेबिलिटीज के ऊपर बात की जाए तो क्या तालिबान की और अफगान आर्मी की जो कैपेबिलिटीज का मुआवजा किया जाए, क्या आप सिविल वॉर की बात भी कर रहे हैं, तो क्या अफगान आर्मी में अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो, बल्कि अफगान आर्मी को तो अफगानिस्तान इंडिया भी जो है वो ट्रेन कर रहा है, और हमने भी एक काफी कोशिश की है और कुछ ट्रेन भी मेरा ख्याल है किया है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कैपेबिलिटीज है अफगान आर्मी की विज़ाविज़ तालिबान, और लड़ सकते हैं, और अगर सिविल वॉर होती है तो उसमें ये कोई प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपनी स्टेट को, या कि सिविल वॉर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है? देखें, ये सबसे जरूरी क्वेश्चन है, और ये ज्यादा डिस्कशंस में ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर नजरसानी नहीं होती है। मैं कई
सालों से तालिबान को काफी क्लोज से जो है उनको एनालाइज कर रहा हूँ, और मैं कुछ उनकी जो मजबूतियां हैं, उनकी जो खामियां, उसके ऊपर बात करूंगा। पहले ये एक गलत फहमी है कि तालिबान एक ग्रुप है, जो पूरे अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 20 इस किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं। उसमें एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो अलकायदा है, फिर पाक सेंट्रिक ग्रुप हैं जिनसे आप काफी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, जैसे आपका हिजबुल मुजाहिदीन, आपका जैश मोहम्मद, आपका लश्कर तैयबा वगैरह, इस किस्म के कुछ जो है ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को ही अटैक करते हैं, ये एक क्लस्टर है। फिर एक सेंट्रल एशियन और यूरेशियन क्लस्टर है जिसमें ETIM जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट या इस्लामिक जिहाद या इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, उस किस्म के ग्रुप्स हैं। फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस है, ठीक है, ये भी एक बिल्कुल एक कॉस्मोपॉलिटन किस्म का ग्रुप है, एंड उनकी जो पैन अफगान किस्म के एम्बिशंस हैं, कई जगह पे वो तालिबान के साथ कोऑपरेट करते हैं, कई जगह पे वो उनके साथ उनके खिलाफ लड़ते हैं। ये और फिर आ गया आपका अफगान तालिबान जो सबसे बड़ा ग्रुप है। अब विद इन अफगान तालिबान देयर आर 8 ग्रुप्स, ये एक कोई एक एंटिटी नहीं है जिसमें हक्कानी नेटवर्क जो सबसे बड़ा ग्रुप है। अब आप इनकी ओवरऑल जो हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर देखें या जो अपेक्स लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका क्वेटा शोरा, मीरा शाह शोरा, इसमें जो है मीरा शाह शोरा में खासकर सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो उनके मिलिट्री कमांडर हैं, और हिबतुल्लाह अखुंज़ादा जो जूरिस्ट हैं वो उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉग हैं। बाकी जो लोग हैं वो अपने पेशावर शोरा में हैं, और फिर एक मशाद शोरा है जिसमें वो जो तालिबान हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, वो लोग वहां पे हैं जिनका इन्फ्लुएंस तकरीबन हेरात, मज़ार शरीफ इस इलाके में है। फिर दोहा ऑफिस है अपना। तो और इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा एक फैक्टर है जो उभर के नहीं आता, वो जो फील्ड कमांडर्स हैं जिनकी अपनी सोच है, ठीक है, वो ज्यादा पीस डील वगैरह जो है वो ये नहीं रखते, यकीन रखते, तो उनको भी मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रिसेंटली इन्होंने क्या किया कि मुल्ला उमर जो है उनके बेटे को हेड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इन्होंने अपॉइंट किया। बट लेकिन तालिबान जो है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके नीचे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ख्वाह एक दूसरे से वो compete करें या लड़ें, वो इन्हीं के ट्यूटलेज के नीचे काम करती हैं। तालिबान जो हक्कानी नेटवर्क वगैरह, उसकी ज्यादा जो स्ट्रेंथ है तालिबान की, वो तकरीबन 65,000 हार्डकोर जो है वो लोग हैं, और ये इनका जो एज ग्रुप है ये बहुत कम है, ये 16 साल से लेके 25 साल तक है, और ये रोटेशनल बेसिस पे काम करते हैं। आया एक इनका कोई ग्रुप, उसने फाइट किया, फिर रेस्ट के लिए अपने हेवन में चले गए। देन तकरीबन 1.5 लाख के करीब इनके तालिबान मिलिशिया हैं जो सिविल सोसाइटी के अंदर एम्बेडेड है। डे टू डे टाइम आप पता नहीं लगता वो जमींदार आदमी है, तजारत करता है, या वो तालिबान है, वो उनके साथ घुल मिल गए हैं। इसके अलावा क्या है, इनकी जो फाइनेंसेस हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तकरीबन 54% जितने भी ड्रग्स इस वक्त प्रोड्यूस हो रहे हैं तालिबान इसमें अफगानिस्तान में, वो इन्हीं प्रोविंसेस में हो रहे हैं जहाँ तालिबान है, और इन लोगों ने उन इलाकों में जहां इनके मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको भी इन्होंने डोमिनेट किया हुआ है। फिर पैसे, वेपन्स की कोई कमी नहीं है, ये वेपन्स इनको कुछ दूसरे बाहर के मुल्क दे रहे हैं, कुछ वेपन पाकिस्तान से आते हैं, ईरान से आते हैं, कुछ रशिया से आते हैं, कुछ जो डिजर्शंस करते हैं सोल्जर्स, उनसे ये वेपन्स खरीद लेते हैं। उसके अलावा इनकी जो शेडो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जैसे प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके वो बोलते हैं गवर्नर्स हैं, फिर इनकी पुलिसिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, फिर कमीशंस हैं उलमा के लिए, जस्टिस के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, एनजीओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पूरा इनका इकोसिस्टम है, ये नहीं कि ये सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनकी आइडियोलॉजी जो कोर आइडियोलॉजी है जिससे ये हट के नहीं जाना चाहते, वो है निजाम मुस्तफा, शरिया के बेस पे आप इमेराइट्स को करो,
और इनकी स्ट्रेटजी है अमेरिकन हैव द वॉचेस वी हैव द टाइम, हमें कोई जल्दी नहीं, हम एक प्रोटेक्टेड लॉन्ग वॉरफेयर लड़ने के लिए जा रहे हैं। अमेरिकन 2 साल 3 साल रहे, हमारी लड़ाई जो है ये एक जिहाद है और इसको हम लड़ते रहेंगे। अब इस वक्त जो इनका स्प्रिंग ऑफेंसिव चला है उसमें क्या है कि ये जितनी भी आर्टरीज प्रोविंसेस को आपस में मिलाती हैं उनको ये ब्लॉक कर रहे हैं, और जो उनके आसपास के जितनी भी पुलिस पोस्ट हैं, सिक्योरिटी पोस्ट हैं, उनको कैप्चर कर रहे हैं ताकि ये जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनके ऊपर अपना ये करें। ये इनका चल रहा है और ये लोग काफी मीडिया सेवी भी हैं, इनका अपना वेबसाइट चलता है, स्टेटमेंट्स इनके देते रहते हैं। इसके अलावा लेकिन 2 चीजें जो हैं वो इस वक्त इनको, वो तालिबान जो पहले आया था मे बी इन 1996 में, वो तालिबान ये तालिबान नहीं, ये तालिबान बिल्कुल अलग किस्म के तालिबान है। वो माहौल और वो हालात डिफरेंट थे, आपके हालात बिल्कुल डिफरेंट है। इस वक्त ये तालिबान जो है ये इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी चाहता है, इसको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, विमेन, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत है इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी एड की फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग हैं। और ये ही नहीं कि तालिबान जो एक मोनोलिथ है, अगर जो लोग पीस की तरफ जाते हैं तो इनकी अपनी भी फॉल्ट लाइंस है कि अलकायदा को प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। एक डायलमा ये है, पीछे एक डायलमा के वजह से जो है अमेरिकन ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम उनके ऊपर किया था, और वही डायलमा अभी भी है। फिर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान, उनको कैसे कंट्रोल करें ताकि वो अफगानिस्तान की टेरिटरी को जो है यूज ना करें पाकिस्तान के खिलाफ, एक डायलमा वो है। तीसरा डायलमा इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस, जिसमें 70% अफरीदी और अकजाई जो ट्राइब्समैन है पाकिस्तान के वो हैं, उनके अपने इंटरेस्ट जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरियाज के। फिर यूरेशियन ग्रुप जो है उनका अपना रिवेंज है पाकिस्तान के खिलाफ, बिकॉज सेलेक्टिव टारगेटिंग उनके खिलाफ हुई थी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ दीज पीपल हैव जॉइंड इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस। उनको कैसे डील करें, ये डायलमास की वजह से जो है आपस में जो है तालिबान के अंदर अनबन होने के चांसेस हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है वो एज अ होमोजेनस होल जो है नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ना जाए। अगर एक बड़ा सेगमेंट उभर के आता भी है तो फिर भी उनके अंदर जो है अंदरूनी लड़ाई जो है, इंटरनल फ्यूड, वो चल सकते हैं। बिल्कुल सही जहां तक रहा अब बात करूंगा मैं नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस की भी। हाँ बताएं आप। जी कर लें। हाँ, अब आप जहां तक देखें उनकी आपने स्ट्रेंथ बता दी, तकरीबन 300,000 उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है जो आपने मुझे बताई, उसमें पुलिस और उनके जो तकरीबन 6 उनके फोर्स हैं और एक डिवीजन है जो काबुल के अंदर है। और अभी 95% अब जो ऑपरेशन हैं पिछले कई सालों से 2014 से वो यही कर रहे हैं, अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस। और इसमें लिमिटेड सपोर्ट इनको फ्रॉम टाइम टू टाइम मिलती रहती है, खासकर एयर सपोर्ट। इनकी सबसे जो ज्यादा इस वक्त मजबूत ऑर्गेनाइजेशन से वो है इनके स्पेशल फोर्सेस कमांडोज, उसमें इन्होंने काफी इजाफा किया है। इनकी एक छोटी मोटी एयरफोर्स भी इन्होंने खड़ी की है अमेरिकन की वजह से, जिससे भी उनको जो है कुछ फायदा मिल रहा है। इसके अलावा पहले जो इनके ऑक्सिलरी मिलिशियाज होते थे और वो सरेंडर कर जाते थे, तो इन्होंने उनको डिसबैंड करके अब अफगान नेशनल टेरिटोरियल आर्मी जो खड़ी की है, और अब ये सिविलियंस को जो अफगान मिलिशियाज जो बिल्कुल प्रोविंशियल जो जितने भी कोर कमांडर्स हैं उनके नीचे काम कर रहे हैं, पूरी सिविल पॉपुलेशन को इन्होंने अफगान मिलिशियाज में जो पहले वॉरलॉर्ड्स के साथ काम करते थे उनको अपने कब्जे में कर लिया, और वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस वक्त इनके जो ऑपरेशंस हैं वो वही है कि वो एक कम्युनिकेशन सेंटर्स को कैप्चर ना होने दें, वो रोड्स को सिक्योर करें, जहाँ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको जो है वो तकरीबन प्रोटेक्शन दे। लेकिन अभी उधर इसके अलावा जो लॉयल वॉरलॉर्ड मिलिशियाज है वो अपने तरीके से काम करते हैं। और अब इनका सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस का,
वो है इनका कैजुअलिटी रेट। तकरीबन 2014 से 60,000 लोग जो हैं इनके जो है फौत हो चुके हैं, ठीक है। ये कैजुअलिटी रेट जो है सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। फिर इनके अंदर डिफेक्शंस की भी प्रॉब्लम है, लीडरशिप की प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, इनको इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनेसेंस की प्रॉब्लम है। अब एयरफोर्स की जो सपोर्ट है उस पर प्रॉब्लम आ जाएगी, लॉजिस्टिक्स के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, खासकर रिपेयर जो है, मेंटेनेंस जो इनके एयरफोर्स और अदर इक्विपमेंट का है। तो इससे इनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज है उसमें काफी फर्क आ सकता है। इसके अलावा जो सबसे वरीसम सिनारियो है कि अगर सपोज आपकी जो यूनिफाइड काउंसिल नहीं बनती और एथनिक लाइंस पे सिविल वॉर की तरफ माहौल बनता है, तो जो इनके अंदर फॉल्ट लाइंस है, एथनिक फॉल्ट लाइंस विद इन अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस, वो बहुत ज्यादा है। इसमें क्या है, पश्तून 45% है और नॉन पश्तून तकरीबन 56% है, और जिसमें डोमिनेशन जो है ताजिक्स की बहुत ज्यादा है एट द ऑफिसर लेवल, बी इट इन द आर्मी और इन पुलिस में तकरीबन 50% जो ऑफिसर्स हैं ताजिक्स हैं, बाकी हजारास और ये। तो ऐसा अगर ये कमजोर हो जाते हैं और ये एथनिक लाइन पे बिखरना शुरू हो गए, तो then the state collapse will actually start and that will actually pave the way for Taliban takeover. अगर ये नहीं होता, repeating, अगर ये रहते हैं इकट्ठे, despite these hardship, I don't think they will give a walkover to Taliban. लड़ते रहेंगे आपस में, it will be a protected thing, but they will not be a clear walkover to Afghan Taliban. बिल्कुल सही है। डिस्कशन को सर थोड़ा इसको जो है वो कंक्लूड करने की तरफ आते हैं। दो बड़े सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, और वो दो सवाल है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, एक ओवरऑल सिनारियो को डिस्कस किया, अफगान की, तालिबान की और आर्मी की कैपेबिलिटीज और जो वो डायनामिक्स हैं और जो इंटरनल इश्यूज हैं वो डिस्कस हो गए। अभी मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो लाइकली सिनेरियो है ये पाकिस्तान पे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, व्हाट इज योर रीडिंग ऑन दैट? बिकॉज वैसे तो पाकिस्तान ने जो है वो हमने तकरीबन फेंसिंग भी कंप्लीट कर ली और हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर प्रॉपर्ली मैन हो, क्योंकि हमें अफगानिस्तान की तरफ से आपको पता है कि वो दे कांट टेक केयर ऑफ द टेरिटरी, उनका अपनी हर जगह पे वो मौजूद नहीं है, उनकी लॉ एनफोर्समेंट। तो हमारे पास जो ऑप्शन था इतने लंबे बॉर्डर को मेंटेन करने के लिए वो ये था कि हम उसको प्रॉपर्ली वायर लगा लेते। तो एक तो ये सवाल करना और फिर दूसरा मैं इंडिया के वाले से पूछूंगा, लेकिन पहले आप काइंडली ये बताइए कि व्हाइल सिटिंग इन इंडिया हाउ डू यू सी कि ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान पे कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? देखिए, इसमें दो कोई राय नहीं यहाँ पे कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सेलियंस पाकिस्तान की है इस पूरी डील को लेके वो काफी बढ़ गई है। खासकर जब अमेरिका निकल जाएगा तो पूरा आ जाके जो है जितना लाइमलाइट है वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा। वो अशरफ गानी अपने इंटरव्यूज में या आर्टिकल्स में ये बता रहे हैं कि नाउ पाकिस्तान हैज टू डिलीवर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जितना उनके ऊपर लाइमलाइट आ रही है उसके साथ साथ उनके ऊपर जो स्ट्रेटेजिक डायलेमास भी हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी जो स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान को लेके थी उसके कुछ फोकल पॉइंट्स थे। एक उनकी दुरंद लाइन वाला प्रॉब्लम है कि उसको वो रिकॉग्निशन चाहते हैं, फिर एक फियर था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पे है, एक एनसर्कलमेंट हो रही है और अमेरिका और इंडिया वहां पे कोऑपरेट कर रहे हैं, वो उनके हक में नहीं है। वो इसलिए वो चाहते हैं कि वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो रिप्रेजेंटेटिव हो। वो नहीं चाहते कि प्योर तालिबान वापस जो है वहां गवर्नमेंट में आए। एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन ऐसी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की बात सुने, जो पाकिस्तान की उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी है या फॉरेन पॉलिसी उसको लेके उसकी बात सुने। अब इट्स अ $1 million क्वेश्चन की इतनी सालों का स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट रहा है बिटवीन अफगान पॉलिटी एंड पाकिस्तान की, वो उनकी बात सुनेंगे या नहीं, या ये मिसट्रस्ट चलता रहेगा। दूसरी जो है, मुझे लग रहा है कि इस वक्त आज आके पाकिस्तान और भी ऑप्शंस के ऊपर सोच रहा है कि अगर ये वार पार की लड़ाई नहीं होती, आर पार की लड़ाई नहीं होती, तो एक तालिबान कंट्रोल रजीम का एक कंसोर्टियम ईस्टर्न और सदर्न प्रोविंसेस में बन जाए, विच इज डी फैक्टो तालिबान कंट्रोल, और ये जितनी शोराज वोराज हैं इनको
निकाल के इनको अपने ही इलाके में दें, ताकि वो ये ना बोले कि आपने इनको अपनी टेरिटरी के अंदर रखा हुआ है। वहां पे एक बफर बनाना चाहते हैं जो दुरंत को और ज्यादा सिक्योरिटी देगा, और एक कॉमन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक जोन जो है दुरंत लाइन के आसपास बनाना चाहते हैं। अब वो किस हद तक इसमें सक्सेसफुल है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये ओवरऑल उनकी स्ट्रेटजी लगती है। अब जो प्रॉब्लम्स उनकी उभर के आएंगी अगर यहाँ पे वायलेंस लेवल अनकंट्रोल हो जाता है, वो है कि इस वक्त आपके पास 3 मिलियन रिफ्यूजीज वैसे ही बैठे, अब उनको आप स्मार्ट कार्ड बांट रहे हैं, आपके पास और ज्यादा रिफ्यूजीज आ जाएंगे। आपकी इकोनॉमी जो जिस स्टेट में नहीं है, रिफ्यूजीज आएंगे तो वहां पे टेररिज्म और ज्यादा फैलेगा। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की प्रॉब्लम परसिस्ट रहेगी। इंडियन एक्सपीरियंस से हमने इतना फेंसिंग लगाया, लेकिन ये लोग इनके लिए फेंसिंग को ज्यादा अहमियत नहीं रखती। इट इज नॉट अ फुल प्रूफ मेथड। सो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात रहेगी। आज आके कहीं ना कहीं लोया जिरगा बैठता है तो दुरंग लाइन की बात उभर के आएगी। फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ की मूवमेंट है जिसके जो रेजोनेट्स ऑन द अदर साइड ऑफ दुरंग लाइन ऑल्सो, आप इसको इतना लाइटली ना लें। और उसके बाद जो है अफगान नेशनल जो प्राइड है वो आज आके ये जो चीजें हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर आएंगे। इसलिए मेरे नजरिए से पाकिस्तान को एक इस पूरे इशू को फ्रॉम अ हायर वेंटेज पॉइंट देखना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म इसका स्ट्रेटेजिक व्यू लेके अपनी जो पूरी अफगान स्ट्रेटजी उसको रिव्यू करना चाहिए और रिकैलिब्रेट करना चाहिए। वो पाकिस्तान कैसे करता है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलें, ठीक है, थैंक यू। लेकिन जल साहब, आपसे आखिरी सवाल जो मैं करना चाहता हूँ वो बेसिकली इंडिया के हवाले से करना चाहता हूँ, और आप सारी बातें एक अच्छा व्यू दे सकते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से रहा है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो अफगानिस्तान में है, और हम अफगान अथॉरिटीज़ को बार बार ये कह चुके हैं कि अफगान टेरिटरी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा है रिसेंटली जिस तरह इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और अमरुल्लाह सालेह के दरमियान पाकिस्तान समझते हैं कि एक गठजोड़ है डीप स्टेट के दरमियान और NSA, और वो एक इंडिया का इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन इंडिया ओवरऑल तो प्रोजेक्ट ये करता है कि हम वहाँ डेवलपमेंट करें, पार्लियामेंट बना रहे हैं, बिजली के प्रोजेक्ट्स, रोड, हेल्थ, ये वो कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर बात है एक बड़ा पॉजिटिव आपका इमेज तो है वहाँ पे। और पाकिस्तान की जब भी बारी अफगानिस्तान से बात होती है तो ये पॉइंट जरूर आता है, और अफगानियों को इस चीज की समझ लग गई है कि ये पाकिस्तान का बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, और लिहाजा इस पे जो है ना वो पाकिस्तान के साथ वो लेन देन वो करते रहते हैं। सो हाउ डू यू सी दिस थिंग? और कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा एक ही चीज ये कह रहा है इंडिया के हवाले से, इंडिया अपने जो गोल्स है वो और तरह बताता है। सो हाउ डू यू सी दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और इसको आप कैसे रीड करते हैं सर? देखिए, ये डिस्कशन जो है आपको अफगानिस्तान के साथ करनी चाहिए। एंड जिस दिन अगर हम ये मान के चले कि अफगान बेवकूफ नहीं है, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। मेरे बहुत सारे वहां दोस्त हैं, मैं जाता रहता हूँ। दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल, दे आर पार्ट ऑफ एन ओल्ड वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, वो एक एडवर्सिटी में निकले हुए हैं। कोई ये बात नहीं है कि इंडिया पे वहां क्या इंटरेस्ट है। देखें, मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, हमारा क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान को लेके नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है वी नीड एन एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, अगर वो एक्सेस पाकिस्तान हमें दे देता तो हमें कोई अफगानिस्तान के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। वी नीड एन एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। वी ऑल्सो डोंट वांट कि ऐसे कोई वहां एलिमेंट्स आए, क्योंकि पीछे भी जब जो पहले वाला जो फेज था ग्रेट गेम वो खत्म हुआ तो इसका कुछ कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर असर पड़ा। हम नहीं चाहते कि वहां ये एक एपिसेंटर बने, एक फिर से टेररिज्म। वो हमारे इंटरेस्ट हैं वहां। बेसिकली इट्स नॉट पाकिस्तान की, हमें पाकिस्तान को एनसर्कल करना है। ठीक है, अब हमने वहां किया क्या है? वहां हमने बेसिकली अपना जो है सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाया। हमने $3 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट किए। 116 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो 31 प्रोविंसेस में हमने वहां पे किए, जिससे वहां के लोग जो है बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। इसके अलावा क्या है, हमने उनको, क्योंकि आपने उनको आने की जगह नहीं दी वाघा बॉर्डर से आने की, ना वो आपको ताजिक
जाने की इजाजत दे रहे हैं बखान कॉरिडोर से। तो उनको हमने जो है एयर और सी लैंड फ्रेट कॉरिडोर्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद उनके लिए हमने इन्वेस्टमेंट शो करने शुरू कर दिए कि भाई आप इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडियन बिजनेसमैन के साथ करो। इसमें क्या खराबी है? ये तो हर कंट्री के साथ करना चाहिए, हमें आपके साथ भी करना चाहिए। उसके बाद जहां तक सिक्योरिटी असिस्टेंस है, हमने कोई इतना ज्यादा इक्विपमेंट नहीं दिया, 4-5-6 हेलीकॉप्टर दिए होंगे, कुछ ट्रेनिंग स्कॉलरशिप हम उनको देते हैं, उनकी कुछ बैटल कैजुअलिटीज आके हमारे हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट मिलता है, कुछ पुलिस ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन हमने उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको भी हार्ट ऑफ एशिया, ब्रिक्स ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रशिया, इंडिया, चाइना, या जो ये ट्राइलेटरल जितने भी मॉस्को फॉर्मेट जहां जहां बात हुई, काबुल पीस प्रोसेस, उसमें हमने उनको सपोर्ट दी। हमारे को बूट्स ऑन ग्राउंड है ही नहीं। अमेरिकन हमको कई बार बोलते रहे थे कि आप वहां आ जाइए, वी डोंट वांट टू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, इट्स डिक्लेयर्ड पॉलिसी। जहां तक ये है कि हमारे कंसुलेट्स उधर ये फंडिंग करते हैं टेररिस्ट अटैक्स को पाकिस्तान के अंदर, देखें एस्पियोनाज जो है हर स्टेट का एक हिस्सा रहता है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसे सेंट्रली स्टेट नहीं है। हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता छोटा मोटा ये कोई होता होगा, लेकिन हमारा कोई इंडिया की पॉलिसी नहीं है कि हम किसी दूसरे कंट्री के अंदर किसी और कंट्री का इस्तेमाल करके टेररिज्म फैलाएं। हमारे पास आपकी मिसाल है, क्योंकि आपने ये पॉलिसी अडॉप्ट की और इस वक्त 70,000 लोग जो हैं आपकी कंट्री के अंदर वो जान से हाथ धो के बैठे। So you are a bad example of cross-border terrorism, and India, under no circumstances, we want to take that route. Let me assure you this. But अब मैं ये आखिर में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारे कुछ वरीज हैं वहां पे। अगर वहां पे वायलेंस लेवल बढ़ जाता है तो हमारे जो मिशंस हैं उनकी सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट्स की जो सिक्योरिटी, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी खासकर सिख्स वगैरह को किस तरीके से बेरहमी से लोगों ने कत्ल किया है, ये हमारे कुछ कंसर्न्स हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट थोड़ी कम हो जाएगी। फिर हमें भी एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, बिटवीन पश्तून एंड नॉन पश्तून। वो हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। और उसमें खासकर आपके जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में आपकी लीडरशिप ने बात की, इमरान खान साहब थे या आपके जनरल बाजवा थे, कि एक अगर हम इसको सिक्योरिटी प्रिज्म से देखें तो नॉर्थ, दैट मींस सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया कनेक्ट है, वो अफगानिस्तान इज द ब्रिज, ठीक है। अगर वहां पे पीस बनता है तो टैपी आएगी, टैपी का बेनिफिट आपको मिलेगा, हमें मिलेगा। कासा जैसा प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, आप तो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस हो जाएंगे अगर चाइना के जितने हाइडल प्रोजेक्ट हैं। 5,000 मेगावाट वो इलेक्ट्रिसिटी आप कहां बेचेंगे? हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट खुलेगी, आने जाने के रास्ते। तो हम चाहते हैं कि वहां जो है एक पॉजिटिव रोल मिले, और उसमें अगर पाकिस्तान अपनी जो स्ट्रेटजी रिकैलिब्रेट करता है, देयर इज वेरी गुड स्कोप फॉर द टू कंट्रीज टू एक्चुअली इवन कोऑपरेट। अगर हम अपना ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और कश्मीर वाले इश्यूज को करें, तो व्हाई नॉट, वी कैन इजीली कोऑपरेट इन अफगानिस्तान, एंड इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। और कुछ चीजें जो है मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे 2 मिनट और दे दें तो आगे का फ्यूचर का मैं बता दूं कि किन चीजों पे हमें ज्यादा नजरसानी करनी पड़ेगी। इसमें एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो हमने अफगान्स को ये कहा है कि अगर इंडियंस जो है वो हमारी टेरिटरी इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया से कारोबार करना चाहते हैं तो वी आर विलिंग ऑन दैट। माजी में एक पोजीशन रही है, लेकिन पाकिस्तान एक ट्रांजिट देना भी चाहता है। लेकिन दूसरा, जन साहब आपको इस चीज का भी पता है कि हमारे बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं, और ये मैं नहीं कहता, जितने भी यूरोपियंस या डिप्लोमेट्स इंडिया अफगानिस्तान में बैठे हैं वो सारे इस बात पे कंसेंसस रखते हैं कि पाकिस्तान का इस बात पे बड़ा लेजिटिमेट कंसर्न मौजूद है कि इंडिया जो है वो टीटीपी को जो अफगानिस्तान में बैठी है उसको फंड करता है, पैसा देता है पाकिस्तान में मामलात खराब करने के लिए। तो एक तो होता है कि आप डिप्लोमेटिकली हमारे लिए चीजें मुश्किल करें, जो कि आप जारी बात है एक हक पहुंच तय करें, आप, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन हमें भी ये चीज जो बुरी लगती है पाकिस्तानियों को, इसको हम आपको अफगानिस्तान तक एक्सेस देना चाहते हैं। मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब
अशरफ गनी पाकिस्तान आए थे, तो उस वक्त हमारी लीडरशिप ने उनसे बात की थी, एंड आई वाज विटनेस एट वन पॉइंट वेयर पाकिस्तान टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो थी, उसने ये बात की, और मैं वहां पे बैठा हुआ था कि वी वांट के अगर वो करना चाहते हैं आपस में ट्रेड, तो हम इनको ओपन अप कर देते हैं। लेकिन खैर वो ना हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर का भी एक तो माहौल इस तरह का है ना कि वो भी मामलात को नॉर्मलाइज करने में उस तरह इतने सीधी सीधी चीजें नहीं करना चाहते। तो ये दोनों पॉइंट्स तो पाकिस्तान के बड़े सीरियस हैं। आई होप इंडिया विल एड्रेस इट समडे समटाइम। अगर आपके पास इंडियन इन्वॉल्वमेंट की हम तहरीक तालिबान जो है हमारी क्रिएशन और हम सपोर्ट करते हैं, आपके पास एविडेंस है तो आप पेश करें। दुनिया तो बेवकूफ थोड़ी बैठी है, ये क्रिएशन की बात कोई इतने मतलब सगे नहीं, अगर उसको सपोर्ट भी करे तो गिव एन एविडेंस। आप यूएन में आपने एक अपनी डोजियर दिया था ना, तो उस डोजियर का क्या हुआ? क्यों उसको फॉलो नहीं कर सकते आप? डोजियर को फॉलो, अगर इंडिया इन्वॉल्वमेंट है। देखें, मैं इस डिस्कशन में आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास आपके खदशात हैं तो प्लीज गो टू इंटर कम्युनिटी विद अ वेरी प्लॉजिबल एंड क्रेडिबल नैरेटिव, ठीक है? वी आर गोइंग, और लोग उसमें देख जाइए, वेरी वेलकम एंड पुट फिंगर्स ऑन इंडिया, ठीक है? तो वो आप करें, उस एफर्ट पे आप अफगान को कन्विंस करें, भाई आप अपनी टेरिटरी इस तरीके से क्यों करें? आप क्यों नहीं अफगान को कन्विंस कर रहे हो? वहां पूरी उनकी आर्मी या उनकी इंटेलिजेंस तो करें ना, उसके जो आउटकम आएंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जहां तक रहा कॉरिडोर देने की बात, आपने तो अफगानिस्तान जिसके साथ आपका ट्राइलेटरल एक्ट था, आपने उनके प्रोडक्ट जो है इंडियन मार्केट में आने से बंद कर दिया। गाड़ी लोड होती थी कहीं, फिर आप उसको डाउनलोड करते पेशावर में, फिर दूसरे ट्रक्स आके, फिर वो वागा में, फिर वागा में डिले, उसके बाद जब तक वो इंडियन मार्केट में आती थी चीजें वो सक चुकी थी। तो उन्होंने बोला भाई अगर आपने हमारे साथ ये करना है तो हम आपको ताजिकिस्तान या सेंट्रल एशिया में हम कनेक्टिविटी नहीं देंगे। तो आप पहले उनसे बात करें, उस एग्रीमेंट को तो फॉलो करें। रही जहां तक इंडिया की तरफ जो आपकी जरे नवाजी है, एक दिन ये डिसीजन हो गया कि हम कॉटन, शुगर और जो भी दूसरी जो आइटम्स हैं वो इंडिया से लेंगे, और वही आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं पहले वो एक कैपेसिटी में उसको एंडोर्स करते हैं, फिर दूसरी कैपेसिटी में दूसरे दिन आप 180 डिग्री अपोजिट उसका डिसीजन लेते हैं। वर्ल्ड इज नॉट फूल, वर्ल्ड इज नॉट फूल। प्लीज लुक विद इन योर ओन सेल्फ, एंड इफ देयर आर गुड लेसन्स फॉर इंडिया विल पिक अप फ्रॉम यू। वी वांट, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो आपके साथ ट्रेड चाहते हैं। क्यों? हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, शायद इम्बैलेंस रहेगा ट्रेड में, हम ज्यादा आपको सेल करेंगे चीजें बनिस्बत हम आपसे खरीदें। इंडिया इज गोइंग टू बी बिग बेनिफिशियरी। हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस 30 साल दिया, आपने जो है कभी उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया। क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ठीक है? ये प्लेन गेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। Everything has to be evidence based and you have to have a very convincing narrative. मैं इसमें एक चीज बताऊं, देखें ऑब्वियसली पोजीशंस चेंज होती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमने आपको एमएफएन स्टेटस नहीं दिया तो आपने ही नुकसान किया है, और मैं तो इस पर बड़ा वोकल हूं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, और हमारी लीडरशिप ने शॉर्ट टर्म गोल्स हमेशा देखे हैं। इतने डरपोक लीडरशिप एट टाइम्स आती है कि जो फैसला भी नहीं कर पा रही कि हमें क्या करना है, और हर आने वाले दिन में वो कितना मुश्किल होता जा रहा है। फिर जब वो फैसले करने पड़ते हैं तो इनके लिए मुश्किलें बन जाती हैं। जब इंडिया ने इतना पहले दे दिया तो हमें भी दे देना चाहिए था, और आज हमारे लिए, और हमने हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया, हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया। अभी आके सोचते हैं वो हो हमने गलती कर ली, ये जो गलती है वो गलती है, उसको व्हाट वी कैन से। लेकिन ऑब्वियसली ये हमने तो नहीं करना, हमारा काम तो बोलते रहना है। दिस इज द जॉब ऑफ द टॉप लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, ये तो हुकूमतों ने फैसले करने होते हैं। मैं तो इस चीज को बिल्कुल कहता हूँ कि ये हमने गलती की है। और बाकी आप इस डिस्कशन के हवाले से जल साहब अगर कोई फाइनल या कंक्लूड करना चाहें तो काइंडली जरूर कंक्लूड कर दें। देखिए, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, जो एज एन एकेडमिशियन और एज अ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जिन चीजों को हमें वॉच करना है मैं उन पे नजरसानी करूंगा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, मैं तू मैं की डिबेट्स में नहीं आता, बिकॉज उनसे कोई नतीजा निकलता नहीं है, ठीक है? अब जो हमें ये देखना है कि जो
तालिबान जो हैं अब वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो वायलेंस लेवल को अफगानिस्तान के ऊपर अप रखें। पहले उनका एक मौकफ था कि भाई वहां पे ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं, इसलिए हम लड़ते रहेंगे जब तक ऑक्यूपेशन फोर्सेस यहाँ पे। अब ऑक्यूपेशन फोर्सेस चली जाएंगे तो उनके पास क्या लॉजिक है टू कीप द पॉट बॉइलिंग। और जो अभी उन्होंने वायलेंस किया है, खासकर जो 85 गर्ल्स एंड दूसरी, उससे जो वहाँ सिविल सोसाइटी की जो लोग हैं उनकी आदत काफी गमों गुस्सा जो है, रंजिश का एक माहौल बना हुआ है तालिबान के खिलाफ, ये मैं बता रहा हूँ। और अगर ये तालिबान चाहते हैं कि वो बड़े आसानी से लोगों को विन ओवर करेंगे, नहीं। 20 साल तक अफगानिस्तान के लोगों ने डेमोक्रेसी को टेस्ट किया है, उसका मजा लिया है। There's been women empowerment, education, हर चीज। अब आप कोई भी सर्वे लेके चले, vast majority of Afghanistan people and international community, they do not want emirate। आप चाइना का स्टेटमेंट देखें, रशिया का देखें, ईरान, सऊदी अरेबिया, इवन योर ओन कंट्री, तो उनको अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। यहां तक कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2513 है, उसने बोला है कि किसी भी हाल के अंदर जो है पे इमरेट नहीं बनने देंगे। इट विल बी मेरी इस्लामिक डेमोक्रेसी ऑफ अफगानिस्तान, उसमें कुछ तरमीम कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये सब चीजें जो है पाकिस्तान को भी इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। यू हैव टू, आपके अच्छे ताल्लुकात उन लोगों के साथ हैं, उनको आप समझाएं। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमें इस चीज के ऊपर कि अगर ये जिहादी आपस में ही लड़ने शुरू कर गए तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा उसका फर्क आएगा। और जो है मसले जिनके ऊपर हमें एज इंटेलेक्चुअल्स बात करनी है कि पावर शेयरिंग इंटरिम गवर्नमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, हाउ विमेन्स माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स आर प्रोटेक्टेड, हाउ टू डील विद इस्लामिक स्टेट ऑफ खारासन प्रोविंस, बिकॉज रशियन और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का सबसे बड़ा इशू ये है। फिर आपके अंदर जो भी अभी भी सेफ सेंट्री वहां पे हैं, उनको आप कैसे वाइंड अप करते हैं? बिकॉज आज आके अगर यहाँ पे मतलब वायलेंस होता तो या तो वो राशिद वैली और फरगाना वैली की तरफ चल जाएंगे लोग, या आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, वहां कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की फोर्सेस लगी हैं, रशिया इज अ वेरी स्ट्रांग मिलिट्री फोर्स, ईरान नहीं आने देगा। आज आके जो है आपके पल्ले पड़ने वाले ये लोग, इस पर नजरसानी करें। फिर दूसरी जो एक बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि दोनों साइड बहुत मिलिटराइज्ड हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं, डिसआर्मिंग डिमोलाइजेशन ऑफ आर्म ग्रुप्स को कैसे किया जाए, अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। यू नो, आप नेपाल की एग्जांपल दें, माओस को कैसे उन्होंने इंटीग्रेट किया, इन चीजों के ऊपर बात करें। अभी तक तालिबान ने कोई भी विजन नहीं दिया कि उनका क्या विजन है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, किस तरीके से ये डील करते हैं। देयर इज टोटल हेजीनेस ऑन दैट, उसके ऊपर बात नहीं है। उसके बाद जो मेरा नजरिया है कि जो अशरफ गानी साहब बोलते हैं कि अभी बाकी जितनी भी फॉरेन पावर्स हैं उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की गेम खेली है, जीरो सम गेम, पर्टिकुलरली जब तक वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स था। अब लेट्स गिव अ चांस टू यूनाइटेड नेशंस, वो को आप एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे बना के जो भी वहां रिकंसिलिएशन या पीस बिल्डिंग एफर्ट है उसको अंडर द एजिस ऑफ यूएन करें। साथ में जो है लोहा जिरगा का जो इंस्टीट्यूशन है अफगानिस्तान का, उसके साथ तालिबान को एंगेज करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर वो ओनरशिप लेता पूरा इंट्रा अफगान डायलॉग का और पीस प्रोसेस का, तो उसके चांसेस ये है। और आखिर में हमें ये कोशिश होनी चाहिए, हम पूरी जो अपनी डिस्कशन है वो नेगेटिव वायलेंस के ऊपर रखें, इतने मरे इतने जिए। लेट्स लुक एट अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, जिसमें हम अर्ज करें इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई आप इसकी फंडिंग करो, इसको सपोर्ट करो, और उसी के तहत अगर एक नया कंस्ट्रक्ट वहां पे आता है तो इंडिया और पाकिस्तान को भी आपस में बातचीत करनी चाहिए कि हाउ वी कैन हैव अ न्यू मॉडस विवेंडी, नॉट ओनली टू रिजॉल्व आवर ओन डिफरेंस बट जॉइंटली प्ले अ मोर कंस्ट्रक्टिव रोल इन अफगानिस्तान, ताकि हमारे एक दूसरे को लेके खदशात हैं, ये जो ब्लेम्स हैं,
इनको एड्रेस किया जाए एंड वी गिव पीपल ऑफ अफगानिस्तान अ चांस टू लिव विद पीस। ये मेरे पार्टिंग वर्ड्स हैं। बहुत शुक्रिया जैन साहब, आप से हमेशा बात करके मजा ये आता है कि एक तो एकेडमिक डिस्कशन होती है और दूसरा एक जब एकेडमिक होती है तो डेफिनेटली दैट इज वेरी क्लोज टू बीइंग एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। तो दोनों इस हवाले से आपकी नॉलेज का और आपकी जो असेसमेंट है उसका मजा भी आता है। और माजी में भी एक जो डिस्कशन आपके साथ रही पाकिस्तान और भारत के हवाले से, वो भी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और जामिया डिस्कशन थी। और आज की भी ये जो डिस्कशन है अफगानिस्तान के हवाले से, भले पाकिस्तान के हवाले से हो, इंडिया के हवाले से, या ओवरऑल इंटरनल डायनामिक्स और जो इसकी एक ग्लोबल डायनामिक्स हैं, या जो पावर प्ले है, या जो ग्रेट पावर्स का जो इन्फ्लुएंस है, वो भी एक आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। So at the end, I would like to thank you, sir. Thank you very much for your time, for your opinion, for your analysis. और बहुत मेहरबानी सर, thank you. Thank you. Look forward to being with you again. Take care. Thank Khuda you. Hafiz. Khuda Hafiz. Thank you, sir. Take care. Bye bye.